हाँ तो जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, संपूर्ण क्रांति चैप्टर का नाम है बाबू हिंदी क्लास 12। तीसरा चैप्टर गद्य खंड का है। चैप्टर का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। और इसके लेखक जो है बाबू, वो कौन है? जयप्रकाश नारायण जी है। तो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुका है, और आज का जो तीसरा वीडियो आएगा ये लास्ट वीडियो रहेगा संपूर्ण क्रांति चैप्टर का। यानी कि आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं 2026 में, या फिर आप जब भी एग्जाम्स दे रहे होंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो मैं आप लोगों को यहां पर ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया हूं, और आपको भी टिक लगाना है, क्योंकि आप जो हैं वो चैप्टर समाप्त कर चुके हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा दिया हूं। तो अब आपको भी यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर जो है वो लगाते जाना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बाबू। सबसे पहले जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। हिंदी में हम लोगों का लक्ष्य क्या है बाबू? मैं यहां पर लिख देता हूं, हिंदी में विद्यादायनी से पढ़ के आप लोगों का लक्ष्य क्या है? 95 प्लस लक्ष्य हम लोग जो है वो बनाए हैं, ठीक है। देखिए 95 प्लस का जब लक्ष्य रखिएगा ना, तभी आप लोगों को कम से कम जो है वो 90 प्लस नंबर आएगा। कितना नंबर? 90 प्लस मार्क्स जो है बाबू आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। कब है बोर्ड एग्जाम्स? आप लोगों का फरवरी में एग्जाम्स होता है, ठीक है। यानी कि 2026 के लिए पढ़ रहे हैं तो 2026 में आप लोगों का फरवरी में एग्जाम्स है, ठीक है। यानी कि 2 फरवरी मान के चलिए, 1 फरवरी जब भी है, यानी कि 1 फरवरी से आपका एग्जाम्स स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए हम लोग जो है ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, और कुछ कुछ जो है ना वो एक्स्ट्रा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपके बुक में नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो कोई बात की चिंता नहीं करना, हम लोगों को पूरे अच्छे तरीके से जो है वो यहां से देखते जाना है हर एक क्वेश्चंस को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बाबू? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो आपको मैंने पढ़ाया है कि लोकनायक जो है वो जयप्रकाश नारायण को ही बोला गया है, उपाधि मिली है, यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर आपका 1 का आपका सी, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखिए क्या है कि जयप्रकाश नारायण कौन? जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था, कहां हुआ था जयप्रकाश नारायण का जन्म? ठीक है, कब हुआ था, कहां हुआ था? सिताब दियारा गांव, ठीक है। और कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902, ठीक है। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किनका बाबू? जयप्रकाश नारायण जी का, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? आप लोग भी अपना आंसर लगाते चलिएगा, कॉपी में लिखते चलिएगा, और लास्ट में आपको मुझे बताना है कि सर इतना ऑब्जेक्टिव 35 बनाए या इतना 38 था, जितना था उसमें कितना मैंने करेक्ट किया है, वो आपको लास्ट में बताना है कमेंट के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो मैंने बताया था ना जी कि प्रभावती देवी जो है इनके पत्नी का नाम था। किनके पत्नी का नाम? जयप्रकाश नारायण जी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू क्या लिखा हुआ है कि हिंद क्या है? सिन्हा। सिन्हा जयप्रकाश जी, ठीक है, यानी जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की जो है वो प्रेरणा मिली थी? तो मैंने आपको बताया था, यानी कि स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनकर, ठीक है। अमेरिका जाने की प्रेरणा इसलिए मिली थी बाबू क्योंकि वहां पे जो है लोग, स्टूडेंट लोग वहां पे कुछ काम करके भी वो अपना पढ़ाई कर सकते थे। जैसे कि अभी भी होता है, जो गरीब छात्र होते हैं वो कुछ ना कुछ करके होम ट्यूशन या फिर कुछ काम करके वो पढ़ाई अपना जारी रखते हैं बाबू, ठीक है। और उस समय तो बहुत ज्यादा हालत भी खराब था, और सब लोगों का उस समय जो है वो गरीबी रहता था। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आपका बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए क्या है बाबू कि फ्री प्रेस, ठीक है, फ्री प्रेस के मालिक कौन है? तो मैंने आपको बताया था ना कौन से मालिक है जी। क्वेश्चन नंबर आपका 5, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, समझ गया है ना। फ्री प्रेस के मालिक जो है वो सदानंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ब्रेन ऑफ बॉम्बे।
ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है वो किन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग डबल ट्रिपल टिक जो है एमबीबीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप रख सकते हैं कि ब्रेन ऑफ बम्बई जो है ये उमाशंकर, ठीक है, उमाशंकर दीक्षित जी को जो है वो कहा जाता था, ठीक है, उस समय के जो है राजनीतिक पॉलिटिक्स में। तो 6 नंबर क्वेश्चंस का आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी आईएससी की परीक्षा जो है वो कहां से पास किए थे, तो पटना कॉलेजिएट कॉलेज यानी कि पटना कॉलेज से वो आईएससी का वो एग्जाम्स दिए थे, वो पढ़ाई किए थे बाबू जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। 7 का आपका ए नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेनिन, ठीक है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 ये सब क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स में, यानी कि 1924 में जो है वो लेनिन की मृत्यु हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए क्या लिखा हुआ है कि जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवाद, ठीक है, मार्क्सवाद कब बने थे, तो जिस साल लेनिन की मृत्यु हुई थी उसी समय जो है वो मार्क्सवादी जो है वो बने थे, कौन बाबू जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है, यानी 1924 याद रखना है कि मार्क्सवादी जो बने थे कौन जयप्रकाश नारायण जी, और लेनिन की मृत्यु जो हुई थी सेम साल यानी कि 1924 है, वो कौन सा 1924, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए क्या है कि 1974 में क्या है कि 1974 में बिहार प्रदेश, ठीक है, यानी कि 1974 में प्रदेश किसका, यानी कि जहां हम लोग रह रहे हैं बिहार, ठीक है, बिहार का मुख्यमंत्री उस समय कौन थे, तो अब्दुल गफूर, ठीक है, कौन सा थे, अब्दुल गफूर थे उस समय जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ठीक है, यानी 10 नंबर क्वेश्चंस का आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था बाबू, तो बचपन का नाम मैंने पढ़ाया था ना लेखक के बारे में, यानी लेखक परिचय वाला वीडियो में, नहीं देखे तो बाबू वो 2 वीडियो पहले देख लीजिए, देखिएगा ना तो आपको सब ऑब्जेक्टिव अपने खुद आप जो है आंसर मुझे बतलाइएगा, जितना भी सब्जेक्टिव है आपको सब याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, यानी कि संपूर्ण अर्थ वाला जो वीडियो रहता है ना कोई भी चैप्टर का वो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट रहता है, लेखक परिचय आपको इंपॉर्टेंट रहता है, वहीं से सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आया हुआ है और वहीं से आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि बचपन का नाम जयप्रकाश नारायण जी का बाउल था, क्या था बाबू, बाउल था, याद रखना है, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया ना जी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है कि जयप्रकाश नारायण, कौन जयप्रकाश नारायण किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, कौन साल जो है वो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि उस समय जो भाषण पटना में गांधी मैदान में दिए थे बाबू, उस समय विशाल वो जनसभा का आयोजन वो किए थे, उतना भीड़ यदि बोला जाए तो अभी तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर यानी कि कहीं भी जो हुआ है ना पार्टी अपना भीड़ जो बुलाया है उतना भीड़ अभी तक नहीं आया है, ठीक है। यानी कि उस समय था 5 जून 1974, कौन सा था बाबू 1974, आप लोग याद रख सकते हैं, और 5 जून था उस समय जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चंस का आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चंस कि जयप्रकाश नारायण के वो फादर यानी पिताजी का नाम क्या था, तो पिताजी का नाम था हर्षु दयाल, ठीक है। ऑप्शंस नंबर आपका 13 नंबर क्वेश्चंस का आपका बी नंबर ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन संपूर्ण क्रांति क्या है बच्चों, तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है सर, क्या है, संपूर्ण क्रांति जो है ना एक भाषण है, ठीक है, स्पीच दे रहे हैं ना जी वहां पे पॉलिटिकल्स, ठीक है, यानी 14th का आपका बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो साहित्यकार, ठीक है, साहित्यकार जो है वो लिखते थे रचना के लिए वो प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे दिनकर जी के बारे में, यानी कि दिनकर जी को बाबू हार्ट अटैक आ गया था, उसी समय उनको मृत्यु हो गया था, ठीक है। यानी दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है, तो साहित्य रचना के लिए, वे बेगूसराय के रहने वाले हैं बाबू, ठीक है। चलिए 15th नंबर क्वेश्चंस का आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चंस कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, किस नाम से याद करती है भारत की जनता, तो लोकनायक, क्या है बाबू, लोकनायक जयप्रकाश नारायण बोला जाता है, भारत की जनता जो है उनको याद करती है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी को, यानी लोकनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये 17th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है
क्या लिखा हुआ है, वो कौन सा था, 16 था ना जी, हाँ 16 था। 17 नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब दिया था? तो मैंने बताया ना आपको, पटना के गांधी मैदान में बाबू, यानी कि 5 जून, ये हो जाएगा 5 जून 1974 ईस्वी में वो पटना के गांधी मैदान में वो अपना भाषण दिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो किनकी रचना है? जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जितना टिक लगाइएगा, ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हो सके 2026 में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रहेगा, तभी बनाइएगा ना बाबू, 1 नंबर आपको आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अच्छे से, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो है गठन वो कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर आपके सामने, ये 19 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी 1952। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो है बाबू वो हुआ था गठन, यानी उसी समय बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि बाबू कब मिला था? तो उनका जो हो गया था ना, यानी कि उनका निधन हो गया था, हो गई थी, उसके बाद भी ये जो है वो पुरस्कार मिलता है, यानी भारत रत्न जो है 1998 ईस्वी में उनको मिली थी। किनके? जयप्रकाश नारायण जी को। समझ में आ गया ना जी सब चीज। 20 नंबर क्वेश्चन का आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू क्या है कि उर्वशी, ठीक है, उर्वशी महान काव्य है बाबू, किनकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की। मैं यहां आप लोगों को बता देता हूं कि उर्वशी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ठीक है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का आपका 21 का क्वेश्चन का क्या हो गया, ए नंबर, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी है, उन्हीं की रचना है उर्वशी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बाबू कि माटी की मूर्तें जो है किसकी रचना है सर? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या है? माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। याद रखना है ये सब क्वेश्चंस बाबू, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यदि नहीं चैप्टर देखे तो चैप्टर को अच्छे से पहले समझ लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किसने कहा था? क्या है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? बाबू उस समय आजाद नहीं हुआ था ना भारत, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सभी लोगों को बोलते थे कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। कब आजादी मिलेगी उस समय कुछ मालूम था जी? नहीं ना था, अंग्रेज का जमाना था। ठीक है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी है उस समय बोले थे कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। उसी को बाद यही चीज वो जब ये कौन बोले थे, जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण जी, यही वाक्य जो है वो बाद में फिर बोले थे, लेकिन यहाँ के ऑप्शन के अनुसार जो है वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाबू, और देखिए क्या है कि किस अस्पताल में रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था? कौन से अस्पताल में? तो आपको याद रहना चाहिए, विलिंगटन नर्सिंग होम में 3 मिनट के अंदर रामधारी सिंह दिनकर जी को यह होम यानी कि वो अस्पताल में पहुंचाया गया था, लेकिन उनका जो है वो हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यानी 24 नंबर क्वेश्चन का बाबू आपका डी हो जाएगा। अस्पताल का नाम रखना है याद, विलिंगटन नर्सिंग होम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 25 कि जयप्रकाश नारायण का, ठीक है, जयप्रकाश नारायण को किसका जो है वो दलाल कहा गया है? कौन सा देश का? तो अमेरिका का। किसको कहा गया है बाबू? अमेरिका का, यानी वहां का कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ गया ना, इसका डी नंबर आपका ऑप्शन याद रखना है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? उनका डॉक्टर का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर आपका 26 का आपका ए हो जाएगा, डॉक्टर रहमान। क्या हो जाएगा बाबू? डॉक्टर रहमान जो थे वो जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य पर जो है वो निगरानी रखते थे। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर रहमान। 26 का आपका ए नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू क्या लिखा हुआ कि किसने कहा था, फिर से आ गया ना जी, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? फिर से आ गया विलिंगटन नर्सिंग होम।
ये सब थोड़ा क्वेश्चंस फिर से आ गया है बाबू। उसके बाद क्या है 29 नंबर कि संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? जयप्रकाश नारायण जी की। ठीक है, संपूर्ण क्रांति जो है वो जयप्रकाश नारायण जी की एक भाषण है जो कि उन्हीं की देन है। यहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आया हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चंस देखिए कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? पहले मैं आप लोगों को बताया कि यानी सिताब दियारा गांव। सिताब दियारा गांव कहां है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, बलिया यूपी और जो बिहार के सारण जिले के बीच में जो है उनका है। किनका? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म वहां हुआ था बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण क्या हुआ है कि जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण, ठीक है, किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? स्वामी सत्यदेव। यानी एक दो क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है बाबू। ठीक है, चलिए ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, कोई छूटेगा नहीं क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद क्या है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन है? तो फ्री प्रेस के मालिक कौन है बाबू? सदानंद जी। यानी 32 का आपका सी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा? सी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है वो किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? उमाशंकर जी को। ठीक है, यानी ए नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जयशंकर क्या है लिखा हुआ बाबू कि जयप्रकाश नारायण जी ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की? ठीक है, आईएससी का परीक्षा जो है पटना कॉलेजिएट कॉलेज यानी पटना कॉलेज से उन्होंने पास किए थे। 34 नंबर क्वेश्चन का आपका ए नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बाबू कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है वो बताइए आप सभी। ये ऑप्शंस मैंने आपको कई बार बताया है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। यानी 35 का आपका बी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चंस ज्यादा नहीं है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है वो किसकी रचना है? तो कितना बार बताया कि जयप्रकाश नारायण जी की जो रचना है, इनके बचपन का नाम वाउल था। क्या था बाबू? इनकी बचपन का नाम वाउल था। इन्हीं की रचना जो है वो क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा वो लिखा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अब देखेंगे, क्योंकि अब हम लोगों का ये जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था कितना देखे? 36 देखे हैं। 36 में समझ लीजिए कि 32 होगा। ठीक है, यानी कि 36 में आप लोगों को बताइए 36 में कितना हुआ होगा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस बाबू रिपीटेड था। कितना था? रिपीटेड था। तो वो आपको बताना है कि 36 में कितना आप लोगों को कम से कम जो है 36 में 36 आना ही चाहिए। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बाबू हम लोग देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग समाप्त कर चुके हैं। कितना जल्दी कर लिए। थोड़ा सा उसी तरह हम लोगों को पढ़ना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएगा। पूरे मोटिवेट में रहिएगा ना तो एनर्जी आपको आएगा। एनर्जी आएगा, पढ़ने में मन लगेगा। पढ़ने में मन लगेगा तो टॉप कीजिएगा, नंबर बढ़िया आएगा। यानी सब कुछ वहीं से खुल जाता है बाबू। ठीक है, यानी अच्छे लगाकर यानी मन लगाकर बैठना है, करना है, पूरा लास्ट तक पढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए हम लोग अब जो काव्य खंड गद्य खंड कंप्लीट कर रहे हैं। इसी रफ्तार में आप लोगों का कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग ग्रामर भी पढ़ेंगे, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश का भी आप लोगों का क्लास अब शुरू होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हिंदी इंग्लिश का टेंशन नहीं लेना है। एक बार यदि वादा हो गया विद्यादायिनी को आपको इंड करना है सिलेबस। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट में आप लोगों को यहां से बता देता हूं, हिंदी का क्लास हो ही रहा है और इंग्लिश का क्लास बाबू जल्द होगा। क्या हो जाएगा? इंग्लिश सब्जेक्ट का क्लास जल्द होगा। इसमें आप लोगों का ग्रामर भी हो गया। ठीक है, हिंदी ग्रामर बुक आप लोगों का जितना सिलेबस में है और इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर हो गया, इंग्लिश बुक हो गया, जितना भी चैप्टर है, ठीक है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सिलेबस में आप लोगों को जो है बाबू वो चिंता वगैरह जो है वो कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया ना सब बातों को? अच्छे से हम लोग अब देख लेते हैं ये सब क्वेश्चंस। कौन सा क्वेश्चन? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है बाबू? फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस यही लिखा हुआ है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी के क्या विचार थे? उनका क्या विचार था? कब? ये आंदोलन के समय का। ठीक है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में उनका क्या विचार था? आंदोलन के नेतृत्व को किस शर्त पर स्वीकार करते हैं?
यानी क्वेश्चंस में यही चीज पूछा गया है बाबू, ठीक है, कि आंदोलन जब वो किए थे तो उनका क्या विचार था। तो उनका विचार यही था, वो शुरू में बोलते थे कि आप लोग जो युवा हैं वो आगे बढ़े, ठीक है, वो आंदोलन करें, मैं पीछे से आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, समझाने के लिए हूं क्या करना है, कौन सा स्टेप लेना है, लेकिन आपको बढ़ना होगा। लेकिन सभी छात्रों युवाओं ने मिलकर बोला कि आपको आगे बढ़ना होगा, और उन्होंने बोला कि मैं जो आगे बढ़ूंगा तो सबका बात सुनूंगा, और जो भी फाइनल में मेरा बात रहेगा वो मैं, मेरी बात को सबको मानना पड़ेगा। तो यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, कुछ ज्यादा है नहीं। चलिए हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है बाबू। आंसर में देखिए कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मैं सबकी जो है वो सलाह लूंगा, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना ज्यादा होगा, उतना समय मेरे पास जितना होगा, मैं सबसे बात करूंगा, बहस करूंगा, अधिक से अधिक बातें करूंगा, जितना मेरे पास समय है सबसे मैं बात करूंगा, ठीक है, आपकी बात जो है वो स्वीकार करूंगा जनसंघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला जो होगा वो मेरा होगा, अंत में जो फैसला होगा वो मेरा ही होगा। इस फैसले को सभी को मानना होगा, ठीक है, यदि मैं आगे बढ़ रहा हूं तो अंतिम में जो फैसला होगा वो फैसला मेरा होगा, उस फैसले को सभी को मानना होगा। क्या लिखा हुआ है कि जयप्रकाश आंदोलन का नेतृत्व अपने फैसले पर करते हैं। जयप्रकाश आंदोलन का नेतृत्व जो है अपने फैसले पर करते हैं, और वो कहते हैं कि तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब नहीं, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब नहीं। कब? यह क्रांति जब सफल हो सकती है, ठीक है, यह क्रांति सफल हो सकती है, और नहीं, यदि नहीं तो आपस की बहसों में यह मालूम चला कि हम किधर बिखर जाएंगे, यह नतीजा कब क्या निकलेगा, और यह जो है ये जो रिजल्ट क्या निकलेगा। यानी मुद्दा तो मैं आप लोगों को पहले ही समझा दिया था ना, कि वो बोल रहे हैं कि मेरी बात को आपको मानना होगा यदि आप मुझे आगे कर रहे हैं, ठीक है, और मैं जो है सभी की बात सुनूंगा, और फाइनल जो मेरा बात होगा वो मेरा सबको मानना भी पड़ेगा। यही चीज अपने बातों में लिखना होता है बाबू, ठीक है, ये कहीं से कुछ भी है नहीं, अपने मन से भी आप लिख सकते हैं, कहानी आपको समझ में आ जाएगा तब। सेकंड नंबर क्वेश्चंस देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना क्वेश्चंस हम लोग सब लिए हैं, एक भी क्वेश्चंस को छोड़े नहीं है बुक वाला। उसके बाद देखिए क्या है बाबू कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दीजिए, ठीक है, यानी कि उनके छात्र जीवन और अमेरिका में प्रवास पे रहने के लिए जब गए थे बाबू, तो उनके बारे में आपको बताना है। इस अवधि की कौन सी बातें जो है आपको प्रभावित करती है, वो अपने अनुसार लिखना है ना जी। तो यही चीज यहां पर लिखे गए कि अमेरिका जब गए थे ना बाबू, तो बहुत कष्ट से उन्होंने वहां पे काम करके अपना पढ़ाई किए थे, लेकिन माँ के अस्वस्थता के कारण उनको पीएचडी भी वहां से छोड़नी पड़ी और वापस भारत आ गए थे, ठीक है। तो यही चीज हम लोगों को यहाँ देखना है। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं क्या चीज लिखा हुआ है। देखिए यही है कि जयप्रकाश नारायण जो थे वो बड़े थे मेधावी छात्र, वे पटना विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति पाने वाले आईएससी के छात्र थे, ठीक है, स्कॉलरशिप उनको मिल ही जाता था, पढ़ने में बहुत तेज थे, अच्छे थे विद्यार्थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रभाव के कारण उन्होंने पढ़ना भी छोड़ दिया। बाद में बीएचयू में नाम लिखवाना तो चाहा, बीएचयू में सोच रहे थे नाम भी लिखवा ले, लेकिन फिर वो सोचे कि सरकारी अनुदान प्राप्त करने के कारण उसमें नाम नहीं लिखाया। सरकारी अनुदान, ठीक है, वो गवर्नमेंट उस तरह से अंग्रेज का था ना, तो वो नहीं चाहते थे वैसा वाला जो है उसमें नाम लिखवाएं। उसके बाद क्या किया कि बिहार विद्यापीठ से उन्होंने आईएससी की परीक्षा की, ठीक है, आईएससी की परीक्षा पास की बिहार विद्यापीठ से। इसी बीच में राजेंद्र बाबू, ठीक है, के सचिव मथुरा बाबू के दामाद फूलदेव बाबू के प्रयोगशाला में पढ़ाई की तैयारी करते रहे। इसी के साथ कौन जो है राजेंद्र बाबू के सचिव जो है मथुरा बाबू के दामाद, कौन दामाद है? फूलदेव बाबू के प्रयोगशाला में, ठीक है, उस आईएससी के स्टूडेंट थे, साइंस के स्टूडेंट थे, इसलिए वो प्रयोगशाला में उन्हें भेज दिया गया आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे सन 1922 ईस्वी में, याद रखा 1922 ईस्वी में अमेरिका चले गए। वो क्या किए उसके बाद? अमेरिका चले गए, वहां 3-4 साथी मिलकर साथ साथ रहने और साथ साथ खाना, जैसा स्टूडेंट लोग का आजकल होता है ना कि अपने गांव से,
ठीक है, बाहर कहीं भी रहने जाते हैं तो स्टूडेंट लोग साथ में खाते हैं, छोटा सा रूम वगैरह रहता है, खाना अपने से बनाना करना, और बहुत दिक्कत में सब पढ़ते हैं बाबू, गरीब विद्यार्थी। तो वही चीज लिखा हुआ है कि वहां 3-4 साथी मिलकर एक ही कमरे में रहते थे, एक बिछावन पर 2 व्यक्ति सोते थे, एक बिछावन, ठीक है, एक ओढ़ने वाला जो रहता था कंबल रजाई, तो वो ओढ़ लेते थे। बहुत दिक्कत है ना, छुट्टी के दिन के समय, और क्या क्या काम करते थे वो भी यहाँ पर बताया गया है कि छुट्टी के दिन एवं जब उनको समय मिलता था तो होटलों में, ठीक है, होटल रेस्टोरेंट में वो काम करते थे, शू शाइन पार्लर, ठीक है, यानी कि मोची के यहाँ भी काम करते थे, पॉलिश वाला। उसके बाद क्या है कि उससे आमदनी होता था, उससे जो भी पैसा कमाते थे उसी से अपना जीवन यापन करते थे बाबू, ठीक है, और क्या करते थे, अपने फीस वगैरह देते थे। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। और क्या है, कभी कभी तो उन्हें शौचालय साफ करना पड़ता था, बाथरूम साफ करना पड़ता था बाबू, वो भी काम उन्होंने किया है, वो बर्तन साफ किए हैं रेस्टोरेंट में। और क्या है कि बीए पास करने के बाद छात्रवृत्ति मिलने लगी, जब वो बीए पास कर लिए तो उनको छात्रवृत्ति मिलने लगी, फिर उनकी जीवन शैली में सुधार आया। जब छात्रवृत्ति मिलने लगी ना, तब जीवन सुधार में उसमें आया कि रुपया पैसा जब मिलने लगा तो थोड़ा उतना काम वगैरह भी नहीं करते थे और जीवन में थोड़ा सा बदलाव आया। वही चीज यहां पर बोला जा रहा है कि वहां वे घोर कम्युनिस्ट थे, वहां वो लेनिन के साथ में रह के और उनका जो भी है सब किताब पढ़ के वो घोर कम्युनिस्ट बन गए थे। एक रशियन दर्जी के यहाँ कम्युनिस्ट का क्लास लगता था, ठीक है, वहां एक क्या था, वो दर्जी था, वहां कम्युनिस्ट सबका क्लास लगता था, तो वो क्लास भी करते थे, ठीक है, यानी घोर कम्युनिस्ट बन गए थे। समझ में आ गया ना जी, यहां तक आ गया आप लोगों को समझ में, तो लिखिए यस सर, आ गया सर, ठीक है। उसके बाद देखिए बाबू 3 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझने का जो है वो प्रयास हम लोगों को करना है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। जब वो आखिर कम्युनिस्ट, घोर कम्युनिस्ट बन गए हैं, तो कांग्रेस में शामिल क्यों हो गए हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। कम्युनिस्ट एक पार्टी है बाबू, ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि जयप्रकाश नारायण जो कम्युनिस्ट पार्टी में आखिर क्यों नहीं शामिल हुए। तो उत्तर में यही चीज लिखा हुआ है, देखिए कि क्या लिखा हुआ है कि जयप्रकाश नारायण ने लेनिन से सीखा था, लेनिन से उन्होंने सीखा था कि जब देश गुलाम है, और उस समय भारत क्या था, गुलाम था ना, अंग्रेज के शासन में रहता था बाबू, उस समय वो पढ़ाई करने गए थे। जब देश जो गुलाम है, वहां के जो कम्युनिस्ट हैं उनको हरगिज वहां की आजादी की जो है वो युद्ध के अपने अलग नहीं रहना चाहिए। यानी कम्युनिस्ट को जो है वो जो भी वहां युद्ध वगैरह चल रहा है, जब देश जो है क्या है, गुलाम है, तो उससे अलग नहीं रहना चाहिए बाबू, ठीक है। वही चीज वहां लेनिन से सीखे थे, क्योंकि युद्ध का नेतृत्व बुजुर्गों वर्गों के हाथ में होता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है, अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, कम्युनिस्ट को अलग नहीं रहना चाहिए ना। जब देश मेरा क्या है, गुलाम है, अंग्रेज का जब वहां चल रहा है सब चीज, ठीक है, अंग्रेज का वहां पर शासन चल रहा है बाबू, तो क्या होता है कि हम लोगों को सबको एकजुट होना चाहिए। जैसे यदि अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध होने वाला है, ठीक है, हमारे जो भी वहां पे घूमने गए थे पर्यटक, ठीक है, तो वहां पे उन लोगों को मार दिया गया, तो अभी क्या होगा कि हम सभी लोगों को जो है उसमें एकजुटता होनी चाहिए, ठीक है। वही चीज यहां पर वो बोल रहे हैं कि अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, कम्युनिस्टेट नहीं रहना चाहिए अपने को, ठीक है, अपने को आइसोलेट नहीं रहना चाहिए। ये जयप्रकाश देश की आजादी के खातिर कांग्रेस में शामिल होगा। जयप्रकाश नारायण जी बाबू किसके कारण, देश के लिए वो कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन वो घोर कम्युनिस्ट थे, ठीक है, वहां पे वो पढ़े थे, वहां वो सीखे थे, लेकिन देश के कारण, देश के लिए वो कांग्रेस में शामिल हो गए, क्योंकि कांग्रेस जो है वो देश का नेतृत्व नहीं, कांग्रेस देश का नेतृत्व कर रही थी होगा, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ कि ये कांग्रेस में शामिल हुए क्योंकि कांग्रेस देश का नेतृत्व कर रही थी यहाँ, ठीक है, रही थी, यही चीज है। नेक्स्ट देखिए क्या है बाबू, 4th नंबर क्वेश्चन, समझ गए ना। तीसरा क्वेश्चन यही था ना जी कि वो क्यों नहीं शामिल हुए। तो देश जो है उस समय गुलाम था, ठीक है, और कांग्रेस जो है उस समय एक बहुत ओल्ड पार्टी है, उस समय जो है देश के लिए वो युद्ध कर रही थी, आप काम कर रही थी, लेकिन वो जो है कम्युनिस्ट पार्टी उस समय
उसके साथ नहीं था, उनको साथ रहना चाहिए, नहीं तो वो कम्युनिस्ट पार्टी में जो है वो ज्वाइन करते बाबू। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 4th नंबर क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है, प्रसंग स्पष्ट करना है, 5 नंबरिया क्वेश्चन में पूछा जाता है बाबू। ठीक है, तो देखिए क नंबर और ख नंबर दोनों हम लोग देखेंगे तो यही चीज लिखा हुआ है सर कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं। वो कौन बोल रहे हैं? जयप्रकाश नारायण जी बोल रहे हैं, किताब में दिया हुआ है कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है, इनेमी है, तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में, ठीक है, वो कार्यक्रमों में जो बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, उन्हें रोकते हैं, लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, वो जो है वो दुश्मन है डेमोक्रेसी का बाबू। ठीक है, तो आंसर में देखिए हम लोगों को क्या लिखना होता है। आंसर में सर यही चीज लिखेंगे ना, क्या लिखना है बाबू कि प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है, संपूर्ण क्रांति पाठ से उद्धृत है। ठीक है, ये संपूर्ण पाठ से जो है वो लिया गया है, जिसमें लेखक जो है जयप्रकाश नारायण जी कहना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले नागरिकों पर अत्याचार करने वाले को डेमोक्रेसी का दुश्मन बताया है। क्या बताया है? डेमोक्रेसी का दुश्मन बताया है। वे देश समाज के दुश्मन होते हैं। वो क्या होते हैं? देश जो है वो समाज के दुश्मन होते हैं। ठीक है, वे देश समाज के दुश्मन होते हैं, जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालने। ठीक है, जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालने वाले तो प्रजातंत्र के असली जो है वो दुश्मन है ना जी। तो मैं आप लोगों को वही चीज यहां पर बताया है कि जयप्रकाश नारायण जी वो सब बोलते थे। ठीक है, यानी कि संविधान शांतिपूर्ण जो होता है, क्या होता है? धरना, शांतिपूर्ण धरना जो है वो कहीं पे लोग कर सकते हैं, उसमें जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ख नंबर क्वेश्चन में देखिए बाबू क्या है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है। जयप्रकाश नारायण जी बोल रहे हैं कि व्यक्ति से हमें जो है वो उनसे झगड़ा नहीं है, उनकी गलत नीतियों से झगड़ा है। ठीक है, वही चीज यहां की सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। व्यक्ति से हमें व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, उनकी गलत नीतियों से है, उनकी गलत कार्य से है। ठीक है, उनकी जो है वो सिद्धांत से झगड़ा है। तो वही चीज यहां पर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? देखिए अच्छे से समझिए, प्रस्तुत वाक्य, ठीक है, प्रस्तुत जो वाक्य है जयप्रकाश नारायण जो है, जयप्रकाश नारायण जी भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। आंदोलन के समय बाबू, आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के कुछ ऐसे मित्र थे, जयप्रकाश नारायण के कुछ ऐसे मित्र थे कि जेपी और इंदिरा जी में मेल करना चाहते थे। ठीक है, वो मेल करना चाहते थे इंदिरा जी में और जेपी में, क्योंकि जेपी जो थे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो भी गलत काम करते थे तो उनका क्या करते थे? वो विरोध करते थे। और कोई ये इंदिरा गांधी का विरोध ऐसा नहीं करते थे, उनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी की, गांधी जी की, सबका उन्होंने आलोचना किया, सबका जो है विरोध किया गलत कार्यों का। लेकिन वही चीज बोल रहे हैं कि इंदिरा जी जो है वो क्या है? वो बात ही नहीं समझते थे। और तो देखिए क्या है लिखा हुआ इसी प्रसंग में, जेपी ने कहा है कि उनकी किसी व्यक्तिगत से झगड़ा नहीं है, कोई भी व्यक्तिगत लोग से झगड़ा नहीं है मुझे। वही चीज यहां पर बोल रहा है जेपी, जयप्रकाश नारायण, चाहे वह इंदिरा जी हो या चाहे उन नीतियों, क्या है, चाहे वह इंदिरा जी हो या और कोई, ठीक है, किसी से झगड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं कि इंदिरा जी से ही। उन्हें तो नीतियों से झगड़ा है। किनको? जयप्रकाश नारायण जी को सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत गलत होंगे, चाहे वह कोई भी हो, वे तो विरोध करेंगे। ठीक है ना, वही चीज बोल रहा है कि गलत नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा, कोई लोग से मुझे झगड़ा क्यों होगा जी। ठीक है, वही चीज यहां पर जयप्रकाश नारायण जी जो है अपने शब्दों में, भाषण में वो बोले हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? बापू और नेहरू, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? बापू और नेहरू जी की किस विशेषता का उल्लेख जो है भाषण में कौन? जयप्रकाश नारायण जी किया है। तो बोल रहे हैं अपने भाषण में जयप्रकाश नारायण जी कि मैं सभी की आलोचना किया। ठीक है, जो गलत काम किए उनको जागृत किया, उन्हें बोले, उनके विपरीत में बोले, चाहे वो बापू जी हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, चाहे इंदिरा गांधी जी हैं, चाहे और कोई भी रहे। ठीक है, तो वही चीज बोल रहे हैं कि बापू जी हैं मुझे समझाते भी थे, ठीक है, बुलाते भी थे,
गलत नीतियों से उनको ज्यादा कुछ था नहीं। नेहरू जी के साथ भी वही चीज था, बहुत मानते थे सब लोग। लेकिन उनकी बेटी जो है इंदिरा गांधी, उस समय प्रधानमंत्री जी थी, वो बात ही नहीं उनकी समझती थी, एक बात भी नहीं। ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ क्या है कि बापू और नेहरू जी से क्या है, वेदा था। क्या था, विरोध रहता था। किनसे, बापू और नेहरू जी से भी। ठीक है, जेपी को जो है वो विरोध रहता था, परंतु दोनों ही उनका जो है वो बहुत बड़ा आदर करते थे, और वो भी करते थे। ऐसा नहीं एक बगली कोई चीज होता है जी। अगर मैं आपको प्रेम कर रहा हूं तो आपको भी जो है वो प्रेम करना है। यदि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो आपको क्या करना है, पढ़ना है, यहां से अच्छे से मन लगाकर स्टडी करना है। क्या करना है, स्टडी करना है, तभी ना नंबर अच्छा लाइएगा। यदि मैं पढ़ाऊंगा आपको और आप पढ़वे नहीं कीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा, तो कैसे काम होगा बाबू। आपको अपना जो काम है शेयर करना वीडियो को, ताकि सभी लोगों को लाभ मिल सके। वीडियो को लाइक करना, जो भी दिक्कत है कमेंट करना, कैसा लगा वीडियो कमेंट करना, तभी ना हम लोगों को भी मोटिवेट लगेगा कि हाँ बच्चे तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, और क्या है बाबू कि उन्हें प्रेम से समझाते थे और मुद्दे पर जो है विचार विमर्श करते थे। विचार विमर्श करते थे मुद्दे पर। यदि कोई चीज गलत हो रहा है ना, चीज वही चीज यहां पर लिखा हुआ, उचित लगने पर जेपी जो है विचारों को स्वीकार कर लेते थे। ठीक है, होता है ना जी, सब आदमी को सब बात सही नहीं रहता है, तो वही चीज जो है वो सब मिल के जो भी काम रहता था उस पर विचार करते थे। वह नीति गलत है, ये काम गलत है। ठीक है, और दोनों लोग समझते थे अपने अपने जो भी थे। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी को हर समय समझना होता था। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बाबू, देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है और आप जेपी से सहमत हैं, इसे दूर करने के लिए आप क्या जो है वो सुझाव देंगे। क्वेश्चन से यही आता है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। ठीक है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो भ्रष्टाचार की जड़ यही है बाबू कि भ्रष्टाचार यही जहां रहेगा वहां भूख रहेगी, महंगाई रहेगी, हालत खराब रहेगा बाबू। ठीक है, और जो इतना पॉलिटिकल पार्टी में भाषण में उतना रुपया खर्च वगैरह जो होता है वो नहीं होना चाहिए। वही चीज यहाँ पर और भी चीज बताया हुआ है। तो क्या है कि हमारी जो है हमारी नजर भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। इन गलत नीतियों के कारण भूख है, क्या है, भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम जनता की नहीं बनता बगैर रिश्वत दिए। बिना पैसा बिना रिश्वत दिए जनता का कोई काम नहीं निकलता। महंगाई है, भूख है, भ्रष्टाचार है। क्या है लिखा, सरकारी दफ्तरों में, बैंक में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहां भी हो रिश्वत के बगैर। ठीक है, बिना रिश्वत दिए, बिना घूस दिए हुए तो कोई काम ही जनता का नहीं निकलता है। हर प्रकार का अन्याय के नीचे जनता जो है वो दब रही है। शिक्षण संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, शिक्षण संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है। सभी लोगों को बिना घूस दिए हुए, बिना रिश्वत दिए हुए कोई काम नहीं निकलता है। हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में जो है वो पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। इस प्रकार चारों ओर भ्रष्टाचार जो है व्यापक है। इस प्रकार चारों ओर भ्रष्टाचार जो है व्यापक है। इसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीके से सरकार ऐसी नीतियों बनाए जो लोक कल्याणकारी हो। ठीक है, सरकार गवर्नमेंट ऐसी काम करे, ऐसी योजना बनाए कि ये सब काम नहीं हो, ताकि जो है जो आदमी हो, ठीक है, भारत के लोग हो, जो जनता हो, जो वोट देते हैं, वो अच्छे से सब अपना जीवन यापन कर पाए, अपना काम कर पाए, कहीं उनको परेशानी ना हो। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है बाबू। ठीक है, चलिए 7th नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, तो 7th नंबर क्वेश्चन यही है असल कि दल विहीन लोकतंत्र और ये साम्यवाद। ठीक है, क्या है कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है, तो दोनों एक ही चीज है लगभग। ठीक है, क्या है कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है, तो हम लोग जो है यहां से देख रहे हैं बाबू। क्या है, देखिए आंसर में कि दल विहीन लोकतंत्र जो है परिकल्पना मूलतः, क्या लिखा हुआ है बाबू कि दल विहीन लोकतंत्र जो है परिकल्पना मूलतः समाजवाद की है। क्या है, साम्यवाद की है, ग्राम सभाओं के माध्यम। ठीक है, ग्राम यानी कि ग्राम यदि में सभा हो, जनप्रतिनिधियों को यदि चुना जाए, ठीक है, यदि कहीं भी इलेक्शन होगा तो गांव वाले के बीच में जो है वो सभा होनी चाहिए कि ये आदमी को यदि खड़ा कर रहे हैं तो ये अच्छे आदमी है या नहीं है, ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, गांव ही के लोग ना बोलेंगे जी, गांव से यदि खड़े होंगे तो
तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए बाबू, आजकल के समय तो कहीं भी किसी को भी खड़ा कर दिया जाए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से तो वो जीत ही जाएगा। ठीक है, वहां पे देखता है कि फलनामा पार्टी क्या है, किसको कहां जो है इलेक्शन में जीता जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां खड़ा होना चाहिए कि हाँ ये अच्छे काम कर सकते हैं कि नहीं। देखिए क्या है कि ग्राम सभाओं के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का चुनाव करने की बात साम्यवाद करता है। जनप्रतिनिधियों का चुनाव करने यानी जनता जो है वो प्रतिनिधि का चुनाव करे, उसे साम्यवाद करता है। ठीक है, इस रूप का चुनाव करने से सरकारी खर्च भी कमेगा। ऐसा यदि होगा तो जो सरकारी खर्च है वो भी कम होगा ना जी। ऐसे कितने लाख है, लाख करोड़ का करोड़ रुपया जो है वो खर्च होता है। ठीक है, एक जो है विधायक सांसद जो है वो जीतते हैं, तो अभी भी वैसा ही हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा यदि होगा तो उसमें खर्च होगा ही, लेकिन जनता के सामने यदि बैठा जाएगा कि ये आदमी को ये यहां पे खड़ा किया जा रहा है विधायक में, सांसद में, मुखिया में, तो क्या होगा बाबू, वहां खर्चा कम होगा, घूस नहीं देना पड़ेगा ना, रुपया वोट नहीं देना होगा ना, वोट पे रुपया होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि रुपया वहां दिया जाता है तो वोट वहां पे मिलता है। ये सब भी काम होता है ना, जानते ही होंगे। तो वो सब काम नहीं होगा ना, और ढेर सारा क्या क्या नहीं होता है बाबू। भ्रष्टाचार भी साम्यवाद और दलविहीन लोकतंत्र इसी के आधार पर मानता है। इसी कारण दोनों में साम्य है, इसी कारण जो है वो दोनों में जो है क्या है, साम्य है। ठीक है ना, तो मैंने आप लोगों को समझा ही दिया सब चीज पहले ही। उसके बाद देखिए संघर्ष समितियों, क्या है कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। ये संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं वो आप लोगों को यहां से बताना है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जयप्रकाश नारायण बाबू चाहते थे, यानी कि जेपी जी चाहते थे कि संघर्ष समितियां सिर्फ शासन से, संघर्ष से नहीं, ये क्या है कि संघर्ष समितियां सिर्फ शासन से ही संघर्ष नहीं करे, बल्कि समाज के हर अन्याय के विरुद्ध जो है संघर्ष करे। सामाजिक आर्थिक नैतिक क्रांति के माध्यम से ही संघर्ष समितियां संपूर्ण क्रांति कर सकती है। यानी वो यही चीज बोल रहे हैं कि जयप्रकाश बाबू जो है, जयप्रकाश नारायण जी चाहते थे कि जो शासन जो करे वो संघर्ष करें। ठीक है, बल्कि समाज के हर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करें। समाज में जो भी अन्याय चल रहा है उसका जो है क्या करना है, क्या करना है बाबू, विरोध करना है। सामाजिक, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक नैतिक क्रांति के माध्यम से ही हो, लेकिन संघर्ष समितियां जो है संपूर्ण क्रांति जो है वो कर सकती है। क्या कर सकती है, संपूर्ण क्रांति जो है वो कर सकती है बाबू। ठीक है, यही चीजें, कुछ ज्यादा है नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 9 नंबर कि जयप्रकाश, क्या लिखा हुआ है, जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप क्या अपना सबसे प्रिय अंश चुनते हैं, बताएं। ठीक है, वह सबसे अधिक किसे सबसे अधिक जो है प्रभावी क्यों लगा। चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से अपना सबसे प्रिय अंश को चुने। आपको जो भी अंश प्रिय लग रहा है, यह भाषण आप पढ़े तो जयप्रकाश नारायण जी का, वही यहां पर लिखना है बाबू। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को यहां से समझाने का प्रयास करता हूं। क्या है आंसर में, आंसर में यही है सर कि इस भाषण में, ठीक है, इस भाषण में हमारा सबसे प्रिय अंश निम्नलिखित है। क्या बोले थे कि मित्रों, अमेरिका के बागानों में, अमेरिका में वो क्या नहीं किए जी, वो पढ़ने के लिए हमारे अमेरिका गए जयप्रकाश नारायण जी, तो क्या क्या नहीं किए, वो उनको क्या नहीं करना पड़ा, वो गरीब थे ना। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि बागान, ठीक है, अमेरिका के बागानों में, ठीक है, यानी कारखानों में काम किया। ठीक है, लोहे के कारखानों में काम किया, जहां जानवर मारे जाते हैं वहां काम किया, उन कारखानों में काम किया जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उस समय कारखानों में काम किया, और छुट्टियों में काम करके इतना पैसा कमा लेते थे। छुट्टी जब इतवार को, संडे को काम भी उस दिन भी करते थे, वो इतना कमा लेते थे कि उस दिन का तो खाना हो ही जाता था। ठीक है, और जो है फीस का भी पैसा इकट्ठा कर लेते थे, ये सब काम कर करके कारखाना में। ठीक है, सभी जगह वो काम करते थे, पॉलिश लगे, बाथरूम साफ, क्या नहीं काम किए बाबू, होटल में, रेस्टोरेंट में। ठीक है, तो वो काम पैसा अपना अपना खर्ची चला लेते थे,
अपना जो भी खर्च वगैरह हो, खाने का, रहने का, ठीक है, पढ़ने फीस वगैरह, तो वो यहाँ से चला लेते थे। उसके बाद देखिए क्या है कि कुछ खाना, ठीक है, कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी, यही चीज है कि सब लोग मिल के रहते थे, 3-4-5 स्टूडेंट जो है वो साथ में एक रूम में लेकर सब रात साथ में रहते थे, वहीं सब लोग जो है खाते पीते भी थे, ठीक है। 3-4 विद्यार्थी मिलकर वो खाना पकाते थे, खाते थे, सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे साथ में रहकर, ठीक है। ऐसे अकेले अच्छे से रहना, फैसिलिटीज में कितना खर्च है, और साथ में ऐसे यदि रह जाते थे तो उनको कम खर्चा भी लगता था, और सब साथ में एक कोठरी से, ठीक है, एक कोठरी में आदमी मिलकर रह जाते थे। बहुत आदमी रुपया बचा लेते थे कुछ कपड़े खरीदने के लिए, कुछ फीस के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को छुट्टी नहीं, 1 घंटा जो है वो रेस्टोरेंट होटल में जो है वो क्या है, बर्तन साफ, वेटर का काम किया। शाम को, रात को है खाना मिल गया वहीं होटल सब में वगैरह सब में, दिन का खाना भी मिल गया, रात का खाना मिल गया। वहां की किराया कहां से मकान जो है हमको आया, ठीक है, वो जो है रेंट वगैरह सब भी दे देते थे, पैसा आता था ना बराबर। 2-3 जो है स्टूडेंट मिलकर है, कितनों वर्षों तक दो चार पाई नहीं थी, ठीक है, यानी कि वो भुइयां वगैरह सब में सोते थे, 2 चारपाई नहीं थी, ठीक है, 2 चारपाई नहीं थी, कमरे में 1 चारपाई थी, ठीक है, ओढ़ने के लिए नहीं था। और साथ में जो अमेरिकन स्टूडेंट जो है उनके साथ रहता था, हम दोनों साथ सोते थे, एक जो ओढ़ने वाला थी, रजाई वगैरह होता है ना, कंबल ब्लैंकेट, तो वही सब था, उनके साथ सोते थे। गरीब था, ठीक है, वो जो है वो गरीबी में पढ़ा करते थे। इतवार के दिन, रविवार के दिन मैंने बताया ना कि ऑड टाइम में, ठीक है, जब उनको इतवार को दिन जब छुट्टी थोड़ा सा मिलता था तो ऑड टाइम में होटल का काम किया, ठीक है, उसको जो है उसको छोड़ करके जूते साफ करने का भी काम करते हैं, जैसा जब होता था तो वो सब काम कर ही लेते थे। शू शाइन पार्लर में, ठीक है, पॉलिश वगैरह, जूता बनाने वाला जो होता है ना वो सब में काम किया। उससे जो है करके कॉमोड साफ करने, यहाँ बताया ना कॉमेड, यानी बाथरूम सीट वगैरह होता है ना, वहां सब काम किया। होटल में काम करता था। वहां जब बीए पास कर लिया, बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई, 3 महीने बाद असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ट्यूटोरियल क्लासेस जो है वो लेने लगे, ठीक है, स्कॉलरशिप के बाद। उसके बाद जब वो क्लास वगैरह लेने लगे, जब उनको स्कॉलरशिप मिलेगा, तब उनका थोड़ा हालत बढ़िया हुआ बाबू, ठीक है, कुछ आराम से रहा। इस बीच आराम से लगे रहे। इन लोगों से पूछिए, मेरा इतिहास ये जानते हैं, यही सब जानेंगे ना जी, ये सब इतिहास के बारे में। और जनता जो है मुझे गालियां देते हैं, जनता मुझे यह गालियां देते हैं, तो यही प्रसंग जो है मुझे अच्छा लगा, यानी कि स्टूडेंट के साथ, बच्चों के साथ मिलकर वो जो इतना कष्ट सहे और पढ़े, वो सब अपना पढ़ाई किए, ठीक है, यह प्रसंग जो है मुझे अच्छा लगता है, यही चीज आपको लिख देना है। उसके बाद देख लीजिए 2 क्वेश्चन शेष रह चुका है बाबू, अब ज्यादा है नहीं, उसके बाद हम लोग 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी देखेंगे, फिर आपका छुट्टी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बाबू, 10 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि चुनाव, क्या है कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या है। चुनाव जो है, इलेक्शन जब होता है उसमें सुधार क्या होने चाहिए, जयप्रकाश नारायण जी के प्रमुख जो है वो सुझाव क्या है, मैंने पूरा पॉइंट में यहां लिखा हुआ। इन सुझावों से आप कितना सहमत हैं वो चीज यहां पर जो है बताया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बाबू, क्या है कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित है, यानी कि पॉइंट बाय पॉइंट में यहां बताया गया है। क्या है पॉइंट कि चुनाव को पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए, जो चुनाव है उसमें पद्धति में अलग जो है वो परिवर्तन होना, चुनावों पर होने वाला खर्च जो है वो कम करना चाहिए। गरीब उम्मीदवार के चुनाव में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए, गरीब लोग को उतारना चाहिए इलेक्शन बाबू, ठीक है, जो उम्मीदवार योग्य हैं, ऐसा नहीं कि किसी को भी उतार दिए, तो योग्य उम्मीदवारों को चुनाव में प्रयास करना चाहिए, उतरना चाहिए। उसके बाद क्या है कि मतदान प्रक्रिया स्वच्छ और स्वतंत्र हो, कोई प्रेशर में नहीं हो कि वोट इसी को देना है, उसमें कोई दिक्कत ना हो, यानी प्रक्रिया जो है मतदान का वो स्वच्छ और स्वतंत्र हो, ठीक है। उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ वास्तव में हो, उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ जो है वास्तव में हो। चुनाव के बाद मतदाताओं का अपने प्रतिनिधियों पर अंकुश हो, जब इलेक्शन हो जाए तो ऐसा नहीं कि जो जीत गए हैं पार्टी विधायक जी, सांसद जी, मुखिया जी, ठीक है, वार्ड कमिश्नर जी, तो उनसे बात नहीं किया जाए, उनकी गलत नीतियों को बोला जाएगा ना जी, विरोध किया जाएगा ना, उनका जो गलत काम है उन पर आवाज उठाना चाहिए ना। तो चुनाव के बाद
मतदाताओं का, ठीक है, जो मतदाता देंगे यानी कि जो मतदान करेंगे सभी लोग, जनता लोग का अपने प्रतिनिधियों पर अंकुश होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? अंकुश होना चाहिए। जन संघर्ष समितियों आम, ठीक है, जन संघर्ष समितियों आम राय से जनता के लिए सही उम्मीदवार का चयन करे। क्या करे? सही उम्मीदवार का चयन करे। यही सब जो है जयप्रकाश नारायण का सुझाव था। तो इससे तो सहमत है ही ना जी, तो यही सब चीज तो होना चाहिए, ठीक है। तो यही यहां पॉइंट के माध्यम से लिखा हुआ है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन कि दिनकर जी का जो है लास्ट क्वेश्चन से बाबू क्या लिखा हुआ है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का वो उनका निधन कब हुआ था, ठीक है बाबू, और कहां हुआ था, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी का मृत्यु यानी कि निधन जो है वो कहां और किन परिस्थितियों में हुआ था। 11th नंबर क्वेश्चन से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्वेश्चन से क्या हुआ कि दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर के निधन के दिन जो दिनकर जी जेपी से मिले थे, जेपी से मिले थे और किनके घर में? उसी रात्रि में जेपी के मित्र रामनाथ जी गोयनका, रामनाथ जी गोयनका जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन है? रामनाथ जी गोयनका। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि घर पर मेहमान थे, आए हुए थे वो सभी लोग, उन्हीं के घर पर, रामनाथ जी गोयनका के घर पर उन्हीं को जो है वो दिल का दौरा आया। किनको किनको आया? किनको आया बाबू? दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी को 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। 3 मिनट में ही अस्पताल पहुंचाया गया। सारी जो भी है अस्पताल में वहां पे था, ठीक है, यानी कि जो भी अस्पताल में होनी चाहिए सब कुछ वहां पर उपलब्ध था। डॉक्टर साहब सभी तरह से रेडी थे बाबू, वो तैयार थे। दिनकर जी फिर से जिंदा नहीं हो पाए, उनका हार्ट जो है वो जिंदा फिर से नहीं हो पाया। वही चीज वहां पर बोल रहे हैं, उसी रात उनका निधन हो गया। उसी रात्रि में रामधारी सिंह दिनकर जी का बाबू उनका निधन हो गया। किनका? रामधारी सिंह दिनकर जी के किनके घर में? रामनाथ जी गोयनका के घर में। वो अतिथि थे, वो सभी लोग गए थे। कौन कौन? जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है, और उनके कौन थे? ये जेपी, जयप्रकाश नारायण जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, ये सब लोग उनके घर गए थे। लेकिन अचानक जो है उनकी जो है वहीं पे मृत्यु हो गई बाबू, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चंस देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ये बाबू ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, ज्यादा है नहीं, आप लोगों का लास्ट ही क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जी, इंदिरा जी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी और नेहरू गांधी जी जो थे, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, विरोध में क्या अंतर बताया, ठीक है, विरोध में क्या अंतर बताया। तो आंसर में देखिए क्या लिखा हुआ है कि जेपी और नेहरू, ठीक है, जेपी का यानी जयप्रकाश नारायण जी का नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों से विरोध था। ऐसा नहीं कोई एगो से इनको था, ठीक है, महात्मा गांधी से भी इनको था बाबू। गलत नीतियों के कारण उनसे विरोध था, कोई ऐसा सामाजिक नहीं था, ठीक है, कोई उनसे था नहीं, लेकिन वो गलत नीति गलत काम के कारण उनसे विरोध था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी उस समय जो थी, जो भाषण चल रहा था, ठीक है, तो उसी में इंदिरा गांधी से उन लोगों का था। उसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू से विरोध रहने के बाद भी अपनापन था। क्या था? जवाहरलाल नेहरू से जो था वो अपनापन था, ठीक है। वही चीज बोल रहे वे मुद्दे पर बात करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं, मुद्दा पर बात करते थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। वही चीज यहां बोल रहे हैं, मानने योग्य बात मान भी लेते थे। जो मानने वाला योग बात रहता था, जो उनको अच्छा लगता था कहीं ये चीज होना चाहिए, वो बात उन्होंने मान भी लेते थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। कौन बोल रहे हैं? जयप्रकाश नारायण जी बोल रहे हैं। परंतु इंदिरा जी तो पूर्णतः तानाशाही थी। क्या थी? इंदिरा जी जो है वो तानाशाही थी, वो कभी समझौता की बात ही नहीं करती थी, वो समझौता की कुछ भी बात वगैरह नहीं करती थी, उसमें जो है उसमें निरंकुशता थी। इस प्रकार जो है नेहरू का विरोध सैद्धांतिक था। नेहरू जी है जो उनसे जो है वो मुद्दे पर बात करते थे, वो बात को समझ भी लेते थे, मैं भी समझ लेता था, लेकिन तानाशाह जो है वो इंदिरा गांधी है, वो बात को नहीं समझती है, ठीक है। वो यही चीज यहां पर बता रहे हैं, जबकि इंदिरा जी का विरोध पूर्व ग्रह से ग्रसित होने का भाव था, वही चीज यहां बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो है जेपी जवाहरलाल ये जयप्रकाश नारायण जी बाबू, उनको जो सबसे था, ऐसा नहीं कि सिर्फ जेपी रहे, ये इंदिरा जी रहे, जवाहरलाल नेहरू रहे, महात्मा गांधी, अन्य जो भी थे नेता पॉलिटिक्स जो थे उनको था जी, ठीक है, ऐसा नहीं सबके बारे में वो बोलते थे।
जो गलत काम होता था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जेपी का विचार क्या था। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जेपी का उनके बारे में क्या था विचार, ये आप लोगों को बताना है। तो आंसर में देखिए यही चीज है कि आंदोलन के नेतृत्व में क्या है, आंदोलन के नेतृत्व में जेपी सबों का सुनते थे। वो तो पहले ही बता दिए थे ना कि मैं सभी का बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम में जो मेरा वाक्य होगा वो सबको मानना पड़ेगा मेरी बातों को। ठीक है, आंदोलन के नेतृत्व में जेपी सबों को सुनते थे, सबकी बात को सुनते थे, लोगों के अच्छे विचार को मान भी लेते थे। क्या करते थे, मान भी लेते थे, परंतु नेतृत्व का अंतिम जो है वो क्या रहता था, निर्णय अपने पास रखते थे। ठीक है, दूसरे निर्देश, ठीक है, यानी कि दूसरे के बारे में जो है वो उस तरीके से आंदोलन का नेतृत्व करना उनको पसंद नहीं था। ठीक है, यानी वो वही चीज बोलते थे बाबू, वही चीज बोलते थे। क्या बोलते थे सर, कि मैं तो आगे बढ़ूंगा, मैं तो काम करूंगा, लेकिन मैं सभी का बात सुनूंगा, और अंतिम जो मेरा वाक्य होगा, अंतिम जो मेरा ये फाइनल बात जो होगा, ठीक है, वो सबको मानना पड़ेगा, वो सबको मानना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मुझे आगे बढ़ा के और तुम लोग मुझे पीछे से सिखा रहे हो, तो ऐसा मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ऐसा मुझे पसंद जो है नहीं था। वही चीज है, कुछ ज्यादा है नहीं, मैंने तो पहले ही आप लोगों को सब कुछ बता दिया हूं। क्या जी, सब कुछ पहले ही बतला चुका हूं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पीडीएफ लेने के लिए यहां से संपर्क कीजिए। क्या है नंबर सर, 7667140322 के नंबर पर पीडीएफ ले सकते हैं। आपको व्हाट्सअप करना है या फिर लास्ट में आप कॉल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। इस नंबर पर आप लोग संपर्क कीजिए। कौन सा नंबर, इस नंबर पर आपको संपर्क करना है। ठीक है, 7667140322 के नंबर पर बाबू, इस पर आप लोगों को कॉल व्हाट्सएप वगैरह करना है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग काव्य खंड का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे बाबू। ठीक है, तो आज